बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार एक तवील अरसे बाद ज़ाहिर PSL का एक बहुत ही एक हैपनिंग सीज़न अख्ताम पसीर हुआ। बहुत मुबारकबाद लाहौर कलंदर्स को, और वो उन्होंने अर्न किया ये मतलब जो कुछ लाहौर कलंदर्स का रिकॉर्ड था और जो कुछ उनका रिकॉर्ड लगता रहा, और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस से जिस तरीके से जवाब दिया है, ज़बरदस्त, शानदार, फुल मार्क्स। और एक मुल्तान सुल्तान ने दिल जीते हैं, नो डाउट, रिजवान की क़यादत में। लेकिन लाहौर कलंदर ने भी जब ट्रॉफ़ी उठाई तो कमाल हो गया, और उनको बहुत मुबारकबाद, बहुत ज़बरदस्त। आज शब मेराज, आज शब 27 रजब भी है, तो ज़ाहिर है अभी आप इसी वजह से ये एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख रहे हैं, और इस वक्त बराह रास्त नशरियात भी, जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तब आप देख रहे होंगे। हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको जुनैद जमशेद साहब के साथ की गई कुछ शान मेराज की इंशाल्लाह आपको झलकियाँ भी दिखाएंगे इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आज प्रोग्राम के दूसरे समय हमारे साथ कुछ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे, वो इसलिए कि बहुत कुछ हो रहा है। मतलब आप सब छोड़ दें, आज के एक दिन की खाली तफसीलात ले रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया है, और पिछले काफ़ी अर्से बाद उन्होंने सर का खिताब किया है, और उसमें बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हैदराबाद में आवाम से खिताब किया है, यानी कि जलसे में खिताब किया है, और उन्होंने कहा आज दूसरा दिन है, गवर्नमेंट की टांगे कांपना शुरू हो गई हैं। 8 मार्च को जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तब क्या होगा, इस गवर्नमेंट का जमहूरी हमला करने का वक्त आ गया है, तहरीक-ए-एतमाद लाने का वक्त आ गया है। आज के ही दिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत बशमूल शाह महमूद कुरैशी साहब, वो सिंध की तरफ जा रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो इधर ये निकले हुए, उधर वो निकले हुए, उधर प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब कर रहे हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है। इस सब पर हम तजिया लेंगे। पहले ज़रा आपको दिखा देते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज अवामी रिलीफ, आपने देखा था, सब ने पहले से ही कह दिया था कि जनाब आज बड़ी खुशखबरियों भरा खिताब होगा। वो खुशखबरियाँ क्या थी, किस अवामी रिलीफ का ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने इस खिताब में, आप ये देखिए। ओगरा की समरी आई, 10 रुपए ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ेगा। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। अगले बजट तक इन 2 चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। एहसास प्रोग्राम 12,000 से 14,000 पे कर दी। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे। IT सेक्टर 100% इनको हमने टैक्स पे छूट दे दी। जो भी पैसे लगाएगा इंडस्ट्री के अंदर उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी से 5 साल का टैक्स हॉलीडे हमने कर दिया। मुझे पता है ये मुश्किल हालात है, 3.5 साल गुजारे हैं, कभी एक मुश्किल से निकलते थे फिर दूसरी मुश्किल। अब यूक्रेन का मसला आ गया, हमारा मुल्क सही रास्ते पे चल पड़ा है, इकॉनमी सही रास्ते पे चल पड़ी है। और फिर ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने रशिया से आने के बाद, रशिया का जो सब बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला दौरा था, उसके बाद भी आज पहली मरतबा वो कौम से मुखातिब हुए, तो उन्होंने रशिया के हवाले से, किसी ब्लॉक में जाने या ना जाने के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से ये बात। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो, वो फॉरेन पॉलिसी ना बने जो किसी और का फायदा करे और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा। क्यों रूस में हमने जाना था, 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी है। रूस एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया की 30% गैस है। मुआहदे किए कि गैस इंपोर्ट करेंगे। मुल्क के सरबराहों के पैसे और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी होती है। कभी मुल्क की बेहतरी के लिए फायदा नहीं करते, वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हैं। कौम को आज कहना चाहता हूं, जब वोट डालें, आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, तो कभी उस पार्टी को वोट ना डालें जिनके सरबराह के पैसे और दौलत और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद की सड़कों पर गवर्नमेंट के खिलाफ इन अज़ाइम का इज़हार करते हुए नजर आया था। जियालों का जोश और जज्बा देख के कठपुतली ने कपराना शुरू कर दिया है। अब वक्त आ गया है, ये तमाशे नहीं चलेंगे। इमरान तो सदर जरदारी का झूठा का मुताबिक नहीं है। अगर सिलेक्टेड समझता है कि पीपी का वो मुकाबला कर सकता है, असेंबलीज को करवा दे, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। बुज़दिल क्यों भाग रहे हो? आज ऐलान करो, आज ऐलान करो इलेक्शंस के, हम आपको देखते हैं। खुद असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ, वरना जियाले इस्लामाबाद आ रहे हैं, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, जमहूरी हमला करने वाला है। तू खुद चले जाए वरना हम आपको घर भेज देंगे। प्राइम मिनिस्टर का आज का खिताब, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर, और ये सारे का सारा सियासी मंजरनामा, इस सब पे हमारे साथ फ़ाद हुसैन साहब, सलीम बुखारी साहब और रऊफ़ क्लासरा साहब मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन का आगाज़ करते हैं इनसे। जनाब अली, तो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और हमारे साथ पाकिस्तान के 3 सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार, जनाब फ़ाद हुसैन साहब, ऑफ कोर्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब सलीम बुखारी साहब और जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब तशरीफ़ फरमाए। मैं तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये हम सब ने सुन लिया तीनों ने कि बहुत कुछ चल रहा है। इधर से बिलावल निकले हैं, इधर से शाह महमूद कुरैशी निकले हैं,
वो कह रहे हैं कि अदम एतमाद का वक्त आ गया है, जमहूरी हमले का वक्त आ गया है, बिलावल कह रहे हैं। पीटीआई कह रही है अगले गवर्नमेंट में, अगले इलेक्शन में सिंध में एक सीट भी नहीं मिलेगी। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने खिताब कर दिया है, उन्होंने अपने तौर पे मुआशी पैकेज का ऐलान किया है, पेट्रोल के हवाले से, गैस के हवाले से, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया है, जनाब 30,000 रुपये माहाना स्कॉलरशिप, वो सारा आपने सुन लिया। मैं ज़रा पहले क्विकली प्रिसाइसली ये सवाल कर लूँ, फाद हुसैन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये आज जिस तर्ज का इन्होंने ऐलान किया है, ये चीज़ चूंकि जाहिर है गवर्नमेंट पे सबसे बड़ी तनकीद तो यही होती है ना कि बाकी सारी बातें अपनी जगह, भाई आम आदमी की कमर टूट गई है। ये इस तरह के ऐलानात से या स्पीचेस से गवर्नमेंट को पॉलिटिकली कितना रिलीफ मिलेगा, वो अपने वोट बैंक को कितना इंटैक्ट रख पाएंगे, अपने वोट बैंक में वो कितना तासुर पैदा कर पाएंगे कि यार ठीक है महंगाई हुई है लेकिन क्या करे, एक आदमी इमरान खान वो फंस गया आलमी महंगाई के तनाजुर में, उससे जो हो सकता है वो कर रहा है, जैसे उसने आज भी किया, जो उससे बन पा रहा था हमें रिलीफ देने के लिए उतना तो कर रहा है। देखिए वसीम, बहुत शुक्रिया। ये तो जो आखिरी इलेक्शन से पहले जो बजट आता है उसमें ये तमाम चीजें दी जाती हैं, सही है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद जो असल सवाल होता है कि आपने सारे ऐलान तो कर दिए लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा। तो वो आखिरी इलेक्शन का बजट में होता है कि जी वो इलेक्शन हो जाएगा, फिर देखा जाएगा पैसा किधर से आएगा। अब इस वक्त मसला ये है कि अभी तो IMF के प्रोग्राम में आप अल्लाह खैर करके आप आए हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी कठिन किस्म की जो उसकी कंडीशनैलिटीज है उनको एक्सेप्ट करके, अब आवाम के लिए तो बड़ा अच्छा है, ये जबरदस्त चीज है, सही है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जो जितना भी आपने अनाउंस किए हैं मेजर्स, इनको कहाँ से आप पे करेंगे? आपका जो इस वक्त जो बिल्कुल इकोनॉमी जो है वो टाइट हुई है, फिजिकल तौर पर आपके पास कोई स्पेस नहीं है, उसमें से आप ये कहाँ से निकालेंगे? और दूसरा ये कि फिर IMF को आप क्या जवाब देंगे? वो तो आपसे कह रहे हैं कि आपने तमाम तो ये सब्सिडीज खत्म करनी है और उसी वजह से रेट जो है सारे बढ़ने हैं, और आप कमिट भी करके आए हैं। अब अगर आप उनको सब्सिडीज में मजीद इजाफा कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे करेंगे? अब ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और दूसरा ये कि इस वक्त हुकूमत को खतरा जो है वो इस फौरी तौर पर इलेक्शन से तो नहीं है, मतलब इस टाइम तो नो कॉन्फिडेंस वाला मामला आ रहा है। हाँ, अनलेस ये बात है कि जी ये खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे तो पहले से तैयारी कर ले। तो मेरे ख्याल में जितने ये मैसेज उन्होंने उठाए हैं इसके ऊपर जो बहुत सारे सवालात उठेंगे, उनके जवाब जब तक ठोस जवाब नहीं आएंगे तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि इनसे हुकूमत को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। ठीक है, मैं जरा क्लास साहब आप भी बताइएगा, आपको जरा यानी हैरत हुई इसमें कि ये अचानक खबर आई कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करेंगे और फिर खिताब में उन्होंने इकोनॉमिकली रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया, यानी क्या आपको लगता है कि इसका कोई मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल से कोई ताल्लुक है कि उन्होंने कहा जहाँ पर अपोजिशन जो है वो ये उससे मिल रहा है, वो उससे मिल रहा है, ये यहाँ से निकल पड़ा है, वहाँ से निकल पड़ा है, उसके इफेक्ट को कम किया जाए, आवाम में तासुर दिया जाए कि भाई हम गरीबों का ख्याल करते हैं और देखो हमने आज भी हमसे जो सकता था, इतनी टाइट फिजिकल स्पेस के साथ भी हमसे जो सकता था हमने देखें रिलीफ दिया है आम आदमी को, गरीब आदमी को। वसीम, इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम ये कब ये वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया था, बड़ा अरसा गुजर गया मेरा ख्याल है, अगर आपको याद हो। हाँ सही है। पहले वज़ीर आज़म जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर वो करते थे, बल्कि एक दफ़ा तो रात के मेरा ख्याल 1-2 बजे भी उठ के आ गए थे, कौम से खिताब कर दिया था। तो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा गैप दे दिया, अब उस तरह बरह रास्त आके वो तकरीर वगैरह इस तरह खिताब नहीं करते। सो 3-4 सालों में एक चेंज तो हमने देखी कि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है लास्ट टाइम के उनके कौम से खिताब में और आज वाले में तो बड़ा उनमें वो आ गया है, उनमें गैप आ गया। आज भी रिकॉर्डेड है, समझदारी के हैं या इमरान खान साहब, हाँ, तो लिहाजा कोई ऐसा कोई एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यह है, मेरा ख्याल है रुफात साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप उसमें पैसे कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से करेंगे। हाँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि मेरा ख्याल है पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, जिसका हाँ। आपने भी अभी अपने उसमें आके इंट्रो में जिक्र किया, वो दबाव है उन पे। क्योंकि मुझे ये बताया जा रहा है, मेरी जो खबर है मतलब आपके साथ में शेयर करूँ, शायद वो कि ये कह रहे हैं 10 मार्च के कोई आके करीब वगैरह की ये हुकूमत जो एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद कोई इनके खिलाफ कोई तरीक़े अदम एतमाद है, लेकिन हुकूमत अभी तक ये नहीं डिटरमिन कर पा रही कि पोजीशन जो है पहले उन्होंने आके तरीक़े अदम एतमाद जो जमा करानी है या करनी है वो स्पीकर के खिलाफ करनी है या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करनी है। सो अभी हुकूमत इस पर ज़रा, मेरी आज ही कोई 2-4 लोगों से बातचीत हो रही, तो इस पर कन्फ्यूज़ हैं थोड़े से कि हमने कब और आके किस डेट को
अगर डेट का तो उन्हें अंदाजा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि प्राइम मिनिस्टर पे आएंगे पहले या पहले स्पीकर पे आएंगे, क्योंकि पोजीशन की ये भी स्ट्रेटजी कि पहले स्पीकर साहब को फारिग किया जाए, अगर वो कर सकते हो तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए आसान होगा, ताकि कल को फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह के रेफरेंसेज वगैरह आते हैं स्पीकर के जरिए जाते होते, अगर कुछ लोग टूट कर आते हैं इधर यहाँ पर पोजीशन के कैंप में हुकूमत की तरफ से, तो उसको आके कंट्रोल किया जा सके, एक चीज़। दूसरी है कि इमरान खान साहब, आज ही खबर थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 5-6 रुपए तो बिजली की कीमत बढ़ गई है। अब इससे जो रिलीफ जो है ना, वो 2-3 चीज़ों की वजह से वो माइनस हो जाता है। आप इसमें लाख कोशिश उसमें करते रहें, आप अगर यहाँ सिंसियरली भी कोशिश करें कि आवाम को रिलीफ दें, जब आपका डॉलर जो है ना सर 180 के अराउंड होगा, 100 आपके 76-77 पे खड़ा होगा, आपका तेल सारा आपका इंपोर्ट होते, मैं गलत नहीं कह रहा, $16 बिलियन से ज़्यादा, 16 और कोई आपका 18 के दरमियान आपका ऑयल इंपोर्ट होता है। आपने $10 बिलियन की, अभी हमने यहाँ से गंदम, अगेन उसे रूस से मंगवाई है, हमने रशिया से मंगवाई है, यूक्रेन से आई है, हमने गंदम मंगवाई है, काटन मंगवाई है हमने, इसके बाद आपका ऑयल पाम हमने मंगवाया है हमने, इसके बाद आपकी शुगर मंगवाई है। ये मेन आइटम्स आपको बता रहा हूँ। सही है। अब जिस मुल्क का आपका तेल एनर्जी, गैस में भूल गया, गैस हम मंगवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, कतर से आ रही है या दीगर हम स्पॉट बाइंग या आके शिप्स वेसल्स हम खरीद रहे हैं। अब जिस मुल्क की गैस आपकी, उसके बाद ऑयल, उसके बाद फूड, ये 3 मेन चीज़ें इंसान की ज़रूरत के लिए, वो आप बाहर से मंगवा रहे हैं, डॉलर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, 176 है या 180 है, वट एवर प्राइस पे। मुझे समझा दें कोई, मतलब बिल्कुल नए मैन की अप्रोच है, इसके लिए बहुत बड़ा आपके पास कोई वो होना जरूरी नहीं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना, कि आप कैसे महंगाई खत्म करेंगे, क्योंकि डॉलर का रेट तो वही रहना है। ये बात सही है, सवाल ज़ाहिर है इसका, ये मुआशी माहिरीन वाला एक सवाल है जो कि इस पे बहस होनी चाहिए एकेडमिक, लेकिन मतलब ज़ाहिर है आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, मैं तो, कि परसेप्शन रियलिटी से ज़्यादा अहम हो जाता है, बड़ा हो जाता है एट टाइम्स। तो यानी इन चीज़ों से गवर्नमेंट इन खिताबात से या इन इक़दाम से ये तासुर देने में कामयाब कम से कम हो सकती है, नहीं कि देखो यार जो चीज़ें अभी आपने बताई वो तो वो है कि हमारे हाथ में नहीं है भाई। रुपए की कदर इसलिए गिर रही है कि इसहाक डार ने आर्टिफिशियली रोका हुआ था। पेट्रोल ऑयल इंपोर्ट बिल इसलिए बढ़ रहा है कि वो $100 पर बैरल तक पहुंच गया है, वहाँ रशिया और यूक्रेन लड़ पड़े, हम क्या करें, हम फंसे हुए हैं। वीट का ये मामला है कि देखो वो उस रीजन में सब कुछ हो रहा है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है वो तो नहीं है, इसके बावजूद भी देखो जितना हो सकता है वो हम कर रहे हैं। अगर वो ये तासुर देने में कामयाब हो जाते हैं तो अपना वोट बैंक थोड़ा इंटैक्ट रख पाएंगे। आपके ख्याल में ये तासुर देने में कामयाब हो पाएंगे कि यार हमें अंदाजा है फंसे हुए हो, जितना हमसे हो सकता है वो कर रहे हैं यार, देखो आज भी किया है। मुश्किल है वैसे ही, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आप आज के दिन में ही मैं कह रहा हूँ आपकी 5.5-6 रुपए यूनिट बिजली आपने बढ़ा दी है, ठीक है, लोगों को ये नहीं चाहिए होता, लोग या जस्टिफिकेशंस नहीं चाहिए, आपकी होगी बुखारी साहब, मैं फाद साहब और दीगर 5-6 इस तरह के लोग हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि इंटरनेशनल हालात, बेचारा जो गरीब आदमी है जिस पे बर्डन आ रहा है वो जस्टिफिकेशंस नहीं चाहिए होते हैं, उसको सोल्यूशन चाहिए होता है। वो आपका ख्याल है मैटर नहीं करेगा, सही है, वादे किए थे। मुझे जरा इसमें बुखारी साहब का भी मैं इनपुट ले लूं, बहुत वक्ती तौर पर हो सकता है, ठीक है, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में आपके ख्याल में कर ले, अदरवाइज ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं लगता है ज्यादा। ठीक है बुखारी साहब, मैं जरा अगले राउंड में आऊंगा कि जो बिलावल चल पड़े, पीटीआई चल पड़ी है, अदम एतमाद, लेकिन अभी जरा आज के खिताब पे पहले आपसे एक तबसरा ले लूं, आपसे भी वही सवाल कि ये आपका क्या ख्याल है कि किस चीज़ ने माइल किया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो आज आए और उन्होंने जनाब अवामी रिलीफ के इक़दामात का ऐलान किया। उससे पहले ज़ाहिर पूरा माहौल बना, फ़रूख हबीब साहब ने कहा जनाब अवामी रिलीफ, परवेज़ खटक साहब ने खिताब में कह दिया जनाब वो कि जनाब बड़ा इक़दामात होने वाले हैं, फैसल साहब ने ट्वीट कर दी खुशखबरियों भरा पैकेज है वो। क्या वजूहात बनी इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया आज? देखिए मेरे दोनों साथियों ने पहले काफ़ी तफसील से गुफ्तगू कर दी है, 2-3 पॉइंट्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो 27 फरवरी का मार्च है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, 23 मार्च का मार्च है पीडीएम का, हाँ। इनके पास सिर्फ एक ही आइटम एजेंडा है कि महंगाई जी इतनी बढ़ गई है कि इस वक्त ये मुल्क गवर्नेबल नहीं रहा और लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो मेरे ख्याल से उसको टेकिंग दैट इन व्यू, इमरान खान साहब की आज की तकरीर का जो फोकस था वो था कि अवाम को किसी न किसी हद तक रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि ये जो स्टांस लेके वो आ रहे हैं उसमें किसी हद तक थोड़ी कमज़ोरी आए। तो जितने भी रिलीफ पैकेजेस उन्होंने ऐलान किए हैं आज, उन सब का मकसद यही है कि लोगों में एक ये तासुर जाए कि हुकूमत उनके मसाइल से आगाह है। होगा सियासी फायदा होगा इसका आपके ख्याल में? हाँ, मेरे ख्याल से जिस तरह की पोलराइजेशन इस वक्त हमारे यहाँ है उसमें इसका फायदा तो यकीनी तौर पर होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो ये है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी तकरीर में ये ऐलान कर चुके हैं, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जितने भी उनके ख़जाना के मशीर हैं या ख़जाना के वज़ीर हैं वो सारे ये तासुर कायम कर रहे हैं कि अभी तो आने वाले वक्त में कीमतें और बढ़ेंगी, पेट्रोल जो है और महंगा होगा, गैस जो है वो और महंगी होगी, समरियाँ चल रही हैं साथ साथ। तो मुझे अजीबोगरीब बात ये लगती है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब आवाम के दर्द को फील करते हुए रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं,
तो दूसरी तरफ उनके साथी जो है लोगों को साथ साथ डरा भी रहे हैं। हाउ विल दीज टू थिंग्स गो टुगेदर, मुझे एक तो इसकी समझ नहीं आती। दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पर बेरोजगारी इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। सही है। और यूरोप की तरह से, जिसको आप अलाउंस कह लीजिए या वजीफा कह लीजिए, अगर जो यूथ है, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको अगर इतने पैसे, तो मतलब है अब अगर नौकरी भी उनको दे दें आप, तो शुरू में नहीं मिलते हैं। तो ये एक इकदाम बहुत अच्छा और यूथ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। तो मैं कहता हूं कि ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट तो बनेगा इसका, जितना भी मर्जी इसकी आप इसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर लें, इसका एक इम्पैक्ट तो यकीनी तौर पे बनेगा। लेकिन फाद ने जो बहुत बड़ी बात कही वो ये है कि एक तरफ हम कर्जे मांग रहे हैं अपने मुल्क के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाने के लिए, IMF की हमने ऐसी ऐसी कंडीशनैलिटीज मान ली हैं जिसका कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो ये इतना बड़ा बोझ जो एक्सचेकर के ऊपर पड़ेगा, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी द मोस्ट फोकल पॉइंट। सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब मुझे भी लगता है कि अभी पोलराइजेशन जो इतनी बढ़ गई, तो जब आप इस तरह का खिताब करते हैं तो वैसे तो आप कौम से खिताब कर रहे होते हैं, लेकिन असल में आपका अपने वोट बैंक से खिताब होता है। चूंकि जो दूसरा कैंप है उसने तो जाहिर है आपकी तरफ नहीं आना, आप कुछ भी कह दें, उसको इंटैक्ट रखना होता है। तो बेशक यानी ओवरऑल रिलीफ ज़्यादा मिल रहा हो या नहीं, या यहाँ से रिलीफ का ऐलान हो रहा हो और दूसरी जगह से इतने ज़्यादा इक़दाम हो रहे हो कि उससे नेट माइनस में ही जा रहे हो लोग, फिर भी एक तासुर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और वो तासुर शायद किसी हद तक कायम कर पाएंगे। और वही कोशिश है कि भाई बहुत फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ हो सकते हैं वहाँ रिलीफ दे रहे हैं। अब जरा दूसरे स्टेज पे आते हैं। फाद साहब, ये अब आप बताइए, ज़ाहिर है तहरीक एतमाद सबसे बड़ा सवाल है, तो मैं 100 सवालों का 100 बातों की एक बात कर दूं। बिलावल साहब ने कहा जी जमहूरी हमले का वक्त आ गया है, क्लासरा साहब ने कहा 10 मार्च के आसपास गवर्नमेंट के लोगों को लगता है कि कुछ ये होने लगा है। आपके ख्याल में फाद हुसैन साहब, क्या आज 28 फरवरी है, कल 1 मार्च है, अगले 15 दिनों में यू विल बी सरप्राइज्ड अगर तहरीक एतमाद पेश हो जाती है, और यू विल बी सरप्राइज्ड अगर पेश नहीं होती? सिंह, देखिए, जो अभी तक जो सुनने में आ रहा है और जो टाइमिंग का जिक्र हो रहा है, उसमें तो यही लग रहा है कि ये जो तारीखें जिनका आपने जिक्र किया, यही वो टाइम पीरियड है जिसमें ये आना चाहिए। और उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो देखिए, जैसे जैसे आप 23 मार्च से करीब जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी, एक तो 23 मार्च का दिन आ रहा है, उसके बाद फिर वो डिग्नेटरीज जो हैं वो आ रहे हैं, फिर OIC का एक बहुत बड़ा जो कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान में वो होने जा रही है। और उसके बाद फिर जो है वो अप्रैल के बिल्कुल शुरू में तो रमजान भी शुरू हो, रमजान मुबारक भी शुरू हो रहा है। तो ये टाइम उस तरीके से तो यही बनता है। अब उसमें अगर ऑपोजिशन की कोई और हिकमत अमली है तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी फाज़ा, आप तो इस्लामाबाद में होते हुए आपने इस तरह के सारे हाई प्रोफाइल इवेंट्स खुद कवर किए हैं, क्या रियासत बतौर मजमूई 23 मार्च के ऐसे इवेंट से पहले, जिसकी इंटरनेशनल प्रोजेक्शन है, किसी ऐसी बड़ी सियासी तब्दीली की या सियासी जल्जले की मुतामिल हो सकती है, या वो मेक श्योर करेंगे कि अभी तो नहीं यार, ये तो कैसे 23 को वो है, 15 को यहाँ ये सब हो जाए? देखिए, वो बात आपकी ठीक है, यानी उस हवाले से इसकी जो ऑप्टिक्स होंगी, अगर इस तरह का मामला होता है 23 से पहले और उसका जो भी फाइनल जो जिसे कहते हैं कि उसकी एंड गेम है वो 23 के करीब जाती है, तो जाहिर बात है उसके ऑप्टिक्स तो ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऑपोजिशन के नुक्ता नजर से देखें तो उन्हें भी मालूम है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनकी जो विंडो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर मई है, बीच में फिर जो अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस, फिर उसके बाद बजट का वक्त आ जाएगा, उसके दरमियान किसी वक्त भी कुछ अहम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी हो सकती हैं। तो ये तमाम तर कैलकुलेशन को सामने रखते हुए बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये विंडो जिसका आपने जिक्र किया टाइम पीरियड का, यही बनती है। और अगर इसके दौरान ये नहीं आता तो फिर एक अंदेशा ये होगा कि शायद या तो इनके नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, या इनको लग रहा है कि वो जो एक न्यूट्रलिटी का फैक्टर है वो सामने जो है खुल के वो सामने नहीं आ रहा। तो आपको हैरत होगी अगर अगले 15 दिनों में तहरीक एतमाद नहीं आती, तो आपको जरा हैरत होगी? मुझे हैरत होगी अगर इतनी नहीं आई, फिर मुझे लगेगा कि ऑपोजिशन को भी थोड़े से को ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। ओके। और क्लासर साहब, आप, मैंने तो बुक्स भी पढ़ी हैं आपकी, और ज़ाहिर है सारे तारीखी हवाले आप बहुत बेहतर जानते हैं, कवर भी किए हैं आपने। अगर हम एक कामयाब तहरीक एतमाद की बात कर रहे हैं अगर, तो ज़ाहिर है हम वज़ीर आज़म की या हुकूमत के घर जाने की बात कर रहे हैं। आज 28 फरवरी को हम ये बात कर रहे हैं और अगले 10-15 दिनों में हम गवर्नमेंट के जाने की बात कर रहे हैं। तो आप ज़रा तारीखी हवाले ज़रा ज़हन में रख के बताएं कि क्या गवर्नमेंट के जाने से पहले कुछ, यानी काफ़ी लोग हैं ना वो कहते हैं भाई मतलब कुछ तो माहौल नज़र आता है ना, ये तो माहौल ही नज़र नहीं आ रहा कि इसके बाद आप कहेंगे 10 दिन में गवर्नमेंट जा रही है, या आप कहेंगे उन सारे तारीखी हवालों को ज़हन में रखते हुए कि नहीं भाई यहाँ जो ना होता है रातों रात ही हो जाता है। मतलब 99 से पहले क्या माहौल था, या वो जो वाई साहब के खिलाफ जो हो गई कामयाब पंजाब असम्बली में तहरीक एतमाद, उससे पहले माहौल बनना शुरू हुआ था, या वज़ीर आज़म के खिलाफ तो आज तक कामयाबी नहीं हुई तहरीक एतमाद। 88 में हालांकि सब कुछ बेनज़ीर साहबा के खिलाफ था और फिर भी नहीं हो पाई कामयाब। तो वो माहौल आप अभी एक लम्हे को हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें और खाली माहौल को रख के तज्जिया करें,
तो वो माहौल है क्या इस वक्त मुल्क में जिसकी बिना पर यह तज्जिया किया जा सके कि शायद 15 दिन बाद गवर्नमेंट चली जाएगी? बड़ा आपका अहम सवाल है और मेरा ख्याल है यहाँ पे है इसकी रशिया और उसकी यूक्रेन के अगर जो कन्फ्लिक्ट आई है, अगर ये ना आती, क्योंकि सारी दुनिया का फोकस उधर बदला है, लोगों का, आपका, हमारा, मीडिया का, तो माहौल कुछ बना बना लग रहा था। आप जाए ना थोड़ा सा, कोई मेरा ख्याल 22 से आप उससे 22 से पहले जाए, मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब मिल रहे हैं, चौधरी मिल रहे हैं, MQM मिल रही है, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, जरदारी साहब मिल रहे हैं, बिलावल, मरियम साहबा। तो आपको माहौल ये लग रहा था पिछले मेरा ख्याल 10-12 दिन पहले तक, ये जब यूक्रेन की रशिया का यहाँ पे प्रॉब्लम है, वार, तो उसके बाद डेफिनेटली पूरी दुनिया की भी सोच या आपकी मेरी अटेंशन इस्टेब्लिशमेंट की, इवन आप इवन देख लें हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब वहाँ पे थे। सो वो माहौल को तो मेरा ख्याल है वो पड़ी है, ज़्यादा पड़ी है। उससे माहौल पाकिस्तान में जो है पॉलिटिकल जो है टेम्परेचर जो है आप उसको कहें, पॉलिटिकल टेम्परेचर कहें, वो नीचे आया है। और उससे इमरान खान साहब को फ़ायदा हुआ है कि उनके आगे जो मुखालफीन है उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस माहौल में जब इंटरनेशनल थर्ड वर्ल्ड वार की बातें हो रही हैं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जैसे उन्होंने फाज साहब ने बड़ा उन्होंने 3-4 आगे वाक़यात भी गिनाया कि ये भी होने वाली चीज़ें हैं। क्या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इन हालात में जब पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार की बातें हो रही हैं, दुनिया में एक नए ब्लॉग्स बन रहे हैं, नई कन्फ्रंट्रेशन हो रही है, तो उस वक्त अगेन क्या पाकिस्तान में रजीम चेंज करना पाकिस्तान के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए या आपके लिए, हमारे लिए ठीक होगा, या कंटिन्यू करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे चलें कि आप इस मार्च को गुजरने दें, थोड़े से हालात जो है ना वो ठीक होने दें। लेकिन वही वाली बात कि अगर मार्च आपका गुजर जाते फिर अपोजिशन मेरा ख्याल हैज़ लॉस्ट इट। अगर ये अगले 10-12 दिनों में दोबारा टेम्परेचर नहीं बना सकते, ये फिर से नए सिरे से कोई एक इसका माहौल नहीं बनता, मीडिया को वो आके प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बैठ के कोई थोड़ा सा लोगों में एक उसमें पैशन नहीं आके जुगाड़ आज जगा सकते हैं। अभी बिलावल को देख लें, अब बिलावल साहब का जितना भी मार्च है वो मीडिया की अटेंशन नहीं पकड़ पा रहा, लोगों की तवज्जो नहीं पकड़ पा रहा। लोग अभी भी यूक्रेन, रशिया उसके बारे में सुनना चाहते। ग्लोबल वर्ल्ड बन चुके हैं। अब ये तो नहीं हो सकता जी हमसे हज़ारों मील दूर एक वार और हमारा क्या ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक है लोगों की महंगाई के इशूज़ हैं, उसके बाद तेल की कीमतें जैसे आपने बताया वो बढ़ गई हैं। सो लोगों को उस पर कंसर्न है। अच्छा, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव थे यहाँ पे, आपने देखा होगा, उनके बारे में खबरें आ रही, वो लंदन चले गए, वो मेन प्लेयर थे। अच्छा, ये खबरें भी आ रही, पता नहीं इसमें अभी तक मैं इस पे मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था, किसी स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें कहा कि इमरान खान साहब और उनके तरीन साहब की भी आपस में शायद उनका कांटेक्ट हुआ है। सो इन हालात में जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा पोजीशन जो है इस वक्त मेरा ख्याल है उसके एडवांटेजेस थे जो 8-10 दिन पहले थे वो कंपैरेटिवली कम है। देखना ये है कि आने वाले 10-12 दिनों में वो क्या ऐसी चीज़ एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी क्राउड जो है, एस्टेब्लिशमेंट है, आपका मीडिया है, लोग हैं, आप हैं, हम हैं, सारे हैं, तो कैसे सारी चीज़ें भूल के ये फोकस जो है ना पार्लियामेंट पे आ जाता है, कौमी असम्बली में आ जाता है कि जी कि हम आगे वज़ीर आज़म को हटाने की कोशिश करते हैं। लास्टली ये सारी चीज़ें अगर कामयाब होनी है, अगर होनी है, तो ये सारे पत्ते सिर्फ 2 लोगों के पास हैं, ठीक है, या MQM ये काम कर सकती है या यहाँ पे क्यों लीग कर सकती है। अगर इनमें से किसी एक ने एक बयान दे दिया, वन स्टेटमेंट काफ़ी है, वो इमरान खान साहब के लिए मसला पैदा कर सकता है। उनमें से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके कह देंगे कि हमने इमरान खान साहब से अपनी सपोर्ट वापस ले ली है, तो डेफिनेटली फिर इमरान खान साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अपोजिशन को फिर उनको जाके उनको तरीक़त में एतमाद पेश करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद इमरान खान साहब पे लाजमी हो जाएगा वो 172 लोग इकट्ठे करें और उनसे एतमाद का वोट लें, जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले लिया था, आपको याद होगा। सो ये सारी बात जो मुझे लगती है वो आपके चौधरी के हाथ में है, MQM के हाथ में है कि वो किस साइड पे स्विंग करेंगे। वो जिस साइड पे स्विंग करेंगे मेरा ख्याल वहीं पे बात खत्म होगी। और बुखारी साहब, आपको आज की तारीख में उनके बयानात अपनी जगह, वो बयानात तो इधर का भी देते हैं फिर उधर का भी देते हैं, मिल भी लेते हैं, फिर कहते हैं वज़ीर आज़म साहब देखें ना घर पे कोई आ गया तो उससे मिल ही लेना चाहिए, इसमें ऐसी क्या बात है। MQM तनकीद भी करती है महंगाई पे, फिर ये भी कहती है कि गवर्नमेंट हमारी बात सुन रही है, इस पर हम तारीफ भी करते हैं गवर्नमेंट को। वो अमीन उल हक साहब लिखते भी हैं कि पैका कानून कितना बुरा है, और फरोग नसीम साहब उसको आगे परसू भी करते हैं। फिर MQM कहती है फरोग नसीम हमारे कोटे में थोड़ी वजीन है। तो आपको आज की तारीख में MQM और काफ लीग इस मोड में नजर आते हैं जिसकी बिना पर यह तज्जिया किया जा सके कि अगले 10-12 दिन में आएंगे और कहेंगे बस इमरान खान साहब हमारी बस हो गई है, आपने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, लोग बहुत परेशान हैं, लो जी हमारी सपोर्ट विड्रॉ है। आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, गुजारिश ये है कि 2 फोर्सेस होती हैं जो इस किस्म की स्पेकुलेशन करती रहती हैं। एक मीडिया है, दूसरा अपोजिशन की जमातें हैं। वो हमेशा कहती रहती हैं कि ये हुकूमत गई, ये हुकूमत गई। मैं शायद अगर इनके बयानात पर जाता तो शायद सोचने के लिए भी आमादा नहीं होता, लेकिन मुझे तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने 3 महीने पहले दिसंबर के आखिर में बताया था कि अगले 3 महीने बहुत क्रूशल हैं।
अब उनके पास ये क्रूशल कहने की क्या लॉजिक और क्या जस्टिफिकेशन थी, वो मेरे ख्याल से हम में से चारों में से गेस करना बहुत आसान है। प्रेशर वॉज देयर, प्रेशर इज स्टिल देयर। आप एक बात भूल रहे हैं, बीच में ये भी हुआ कि जी वो छतरी उठ गई सर पर से, जी वो हाथ उठ गया सर पर। हाथ कोई सर पर होता है, मुझे तो शेख रशीद साहब ने यकीन दिलाया इसका, जब उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन की सारी कंपेन ये है कि जो सर इमरान खान के हाथ पे, जो इमरान खान के सर पे हाथ है वो इनके सर पे आ जाए। तो अगर मैं इस लाइन इस एतबार से देखूं, जो मैंने बयान आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का बताया और उनके जो साथी हैं शेख रशीद एंड कंपनी उनका बताया, तो मुझे लगता है कि सूरत हाल में यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। फिर जब मैं इसको रियलिस्टिकली देखता हूँ तो जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं किसी रजीम को मुश्किल में डालने के लिए, वो ये है कि आपके पास स्ट्रीट पावर क्या है और अपोजिशन कितनी यूनाइटेड है। ये दो इशारे भी अगर हम, या इशारे जो हैं इसको हम गेज करें तो सूरत हाल पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। आपको पता है कि पहले पीपल्स पार्टी जो है वो स्टेट पावर के लिए तैयार नहीं थी। आज बिलावल साहब वो जो है वहाँ से लॉन्ग मार्च लेके निकले हुए हैं। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार नहीं थी, वो भी हो गया। ये कौन करा रहा है, ये मुझसे कैसे हो रहे हैं? सॉरी, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये अपोजिशन एक पेज पे कैसे आ गई है, ये अपोजिशन का मौक़िफ़ एक कैसे हो गया है। ये सारी चीज़ें मुझे जो है बताती हैं। एक चीज़ और जो क्लासरा ने कही उसमें इजाफा करना चाहूँगा कि MQM, और आपने खुद भी कहा, और क्यू लीग इंपॉर्टेंट होंगी, यकीनी तौर पे इंपॉर्टेंट रही है। एक फैक्टर को हम भूल रहे हैं जिसको हम जहांगीर तरीन ग्रुप कहते हैं। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप के बंदे जिसका कि इजहार यहाँ पे लाहौर में होने वाले इजलास में किया गया, अगर उसका हम एतबार कर लें तो फिर ना काफ लीग की ज़रूरत रहती है और ना ही MQM की ज़रूरत रहती है। इसके बारे में इसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते किसी तरह से भी, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ग्रुप विद इन द PTI। ठीक है। और जब ये ग्रुप जो है अपनी डिसाइडिंग तय कर लेगा कि इसने किस करवट बैठना है इसके ऊँट ने, तो फिर बाकियों के लिए और ज्यादा काम आसान हो जाता है। अब देखना ये है, कंक्लूड करता हूं मैं। ठीक है फाज़ साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा, अभी चूंकि बाकी सब तो चल रहा है लेकिन बिलावल साहब सड़क पे हैं अभी ना, मेरी ये राय है, आप बताएं कि आपकी यही राय है, आपकी मुख्तलिफ राय है कि बिलावल ज़ाहिर है कहेंगे तो वो ये नहीं, लेकिन असल में उनको भी अंदाजा है या पीपल्स पार्टी को अंदाजा है कि ये जो मार्च है पीपल्स पार्टी का कराची था इस्लामाबाद, ये दरअसल हुकूमत गिराना, गिर जाए तो क्या ही बात है, लेकिन उनको पता है कि शायद ये इस मार्च से ना हो पाए। वो सानवी तरजीह है, अव्वलीन तरजीह अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना है कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, चूंकि जाहिर है अगर इलेक्शन टाइम पर भी होता है तो बस 1-1.5 साल की ही बात है ना। तो आपका भी यही ख्याल है कि बिलावल के मार्च को हुकूमत गिराने से ज़्यादा पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने के तनाजुर में देखना चाहिए, या आपकी राय मुख्तलिफ है? मेरी उसीम आपसे राय जो है वो मैं मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल बात पे दुरुस्त है कि, और ये पीपल्स पार्टी वालों से जितनी मैंने जो उनसे बात की है तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा इसका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हम अपना जो रैंक एंड फाइल है उसको मोबिलाइज करें। सिंध में जो हमारा बेसिक जो हमारा वोटर है उसको थोड़ा सा हम एक्टिवेट करें। पंजाब में जो हमारी तंजीम है उसको थोड़ा मजीद जो है उसमें कोई एनर्जी डालें। ये इस सारी मार्च की प्लानिंग जो हुई है उसमें पूरी की पूरी उनकी तंजीम इन्वॉल्व हुई है, वो थोड़ा एक्टिव हो। KP में से जो उन्होंने लोग आने हैं वहां पे थोड़ा सा हल्ला गल्ला शुरू हो और फिर इस्लामाबाद में आके और ये को बड़ा जलसा हो। तो ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि वो उनकी नजर जो है जो इलेक्शंस आ रहे हैं अभी फौरी तौर पर, जो बल्दियाती इलेक्शंस आ रहे हैं उस पर भी नजर है, और खास तौर पर जो आगे आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें भी थोड़ा सा वो शोर शराबा करके जो है वो अपने आप को रेडी करना चाह रहे हैं और अपना जो मीडिया प्रोफाइल है वो भी बढ़ाना चाह रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट के गिरने जो है वो गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकते। सही है। आखिरी में क्विक सवाल क्लासरा साहब, अब आप बता दीजिए कि यानी आपके ख्याल में आज की तारीख में अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं कि नहीं है? सीधा सवाल। ये बड़ा दोनों साइड जो हैं वो कर रही हैं, इस पे दावे हैं, क्योंकि हुकूमत का भी ये कहना है जनाब कि ये नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं होगा। और दूसरी अपोजिशन जो है, मैं फिर कहूँगा बुखारी साहब का एहतराम के साथ मेरा प्रिविलेज रहा है कि मैंने फाज साहब के नीचे भी, वो मेरे एडिटर हैं, बुखारी साहब भी एडिटर हैं, मैं उन दोनों का मतलब उनके सामने बात करते हुए मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नहीं मत से कि ये पोजीशन को सूट करेगा कि इनके साथ क्यू लीग और MQM खड़ी हो। इनके जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनको जो खतरा है वो हो सकता है सेकंड फेज़ में वो काम है। मैं फर्स्ट फेज़ की बात करूँ, इस्लामाबाद की बात करूँ, अगर अब यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं उनको खतरा ये क्लास लग सकती है, फ्लोर क्रॉसिंग लग सकती है, क्योंकि वो सारे PTA में शामिल हो चुके हैं। उनका ग्रुप होना वो ठीक अपनी जगह पर होगा।
अब या तो पार्टी के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, पहले अनाउंस करें, जो ऐसे हमने आके उसमें देखा था, नेटीज की पॉलिटिक्स में देखा था कि अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं और फिर कहें जी कि हम आपके खिलाफ यहाँ पे तरीके एतमाद ले रहे हैं, चले वो शायद उनकी कुछ बच सकती है। अगर वहाँ से लोग फ्लोर क्रॉस करते हैं और वोट डालते हैं, आके तहरीक के हक में डालते हैं, तो उनको ये भी खतरा है हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो जो मेंबर्स वगैरह हैं। सो सेफ पैसेज क्या है, सेफ आपकी बेट क्या है? सेफ यही है कि जो अलाइज हैं, अलाइज पे फ्लोर क्रॉसिंग नहीं उन पे अप्लाई करती कि क्यू लीग में से या एमक्यू में से किसी एक ने भी कह दिया जी हम खान साहब से विड्रॉ करें सपोर्ट, तो फिर आपको वहां पे अब आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको तो बंदे नहीं इकट्ठे करने पड़ते। तो क्लास सर इसी तनाजुर में आपसे आखिरी सवाल वो ये कि देखिए तासुर ये ना क्यू लीग और एमक्यूएम के बारे में कि अगर उन्हें इशारा हुआ कि खान साहब के खिलाफ चले जाओ तो खिलाफ चले जाएंगे, इशारा हुआ कि हक में रहो तो हक में रहेंगे, ये एक तासुर है, इस पर बहस नहीं करते कि सही है या गलत है। अगर मामला वाकई न्यूट्रल है कि भाई हम कुछ नहीं कह रहे, आप डिसाइड कर लें, उस सूरत में काफ लीग और एमक्यूएम आपके ख्याल में क्या करेंगे? आखिरी सवाल। अगर न्यूट्रल है तो मेरा ख्याल है काफ लीग जो है ना, फिर वो जरदारी साहब के साथ वो फ्यूचर अलायंस या फ्यूचर जो मफादात उन्हें नजर आएंगे बियॉन्ड मतलब 2022 उन्हें ज्यादा सूट करेगा वो जरदारी साहब के साथ खड़े हों। या और एमक्यूएम अगर मामला न्यूट्रल है तो एमक्यूएम क्या करेगी आपके ख्याल में? अब अगेन एमक्यूएम को भी यही सूट करता है कि वो पीपल्स पार्टी, आपने देखा उन्होंने कराची में बहुत सारा उनकी आपस में उनकी अलाइनमेंट भी रही है, चीजें भी रही हैं वहां पे, क्योंकि दोनों कोशिश करेंगे। जो बैगेज है इस वक्त, लास्ट बात कहूं, बैगेज महंगाई का है कि लोग उससे तंग, दोनों कह चुके हैं, एमक्यूएम भी कह चुकी है, पीएमएलक्यू भी कह चुके हैं, हम अपने वोटर को क्या जवाब दें, हमने भी इलेक्शन लड़ने जाना है। इस बैगेज के साथ जो मौजूदा बैगेज है, महंगाई का है या बैड गवर्नेंस का है, बाकी चीजों का है, क्या एमक्यूएम और यहाँ पे क्यू लीग जो है इस बैगेज को लेकर अगले इलेक्शन में जा सकती है? इनकी समझदारी क्या होगी? अभी से कश्ती से उतर जाओ। उन्होंने 3-4 साल इक़्तिदार के मजे भी ले लिए, वजारतें भी ले ली, स्पीकर भी बन लिए, उन्होंने पूरे का पूरा काम भी दिखा दिया, पावर भी एंजॉय कर ली, यकदम अपोजिशन के साथ भी मिल जाओ, लोगों को कोई हम तो आपके साथ हैं, ये बड़े गलत लोग हैं, इन्होंने महंगाई कर दी है, इन्होंने बैड गवर्नेंस कर दी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये मीठा मीठा खाने के चक्कर में ये भी मुमकिन है कश्ती से अभी से उतर जाओ ताकि अगले इलेक्शन में अब नारा मार सके, जनाब ये देखा हम तो पहले से उनके खिलाफ हो गए थे, हमने तो उनकी हुकूमत छोड़ दी थी, हमारा तो कोई कसूर नहीं। सो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि ये वहां से कश्ती से उतरने की कोशिश करें इमरान खान साहब। बुखारी साहब यही सवाल आपसे भी है, अगर मामला न्यूट्रल है तो काफ और एमक्यूएम क्या करेगी? अगर न्यूट्रल है तो फिर तो कश्ती गई, इसके बारे में तो कोई भाव किसी को होना नहीं चाहिए। बिला शुबा विदाउट एलिमेंट ऑफ कंट्राडिक्शन मैं ये कह सकता हूं कि अगर न्यूट्रलिटी जिसका कि दावा भी किया जा रहा है और इसके ऊपर बात भी हो रही है, अगर न्यूट्रलिटी कंफर्म्ड है तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनके जिस तरह के साथी हैं, जिस तरह की उनकी टीम है, वो उन्हें इतने बड़े क्राइसिस से इतने आराम से निकाल पाएगी। मेरे ख्याल से देन इट इज़ गोइंग टू बी अ डूम्स डे। अब ये कब होने जा रहा है, इसमें भी ये रह गया था, तो इसमें भी आप पहले और फिर क्लास आप आखिरी कमेंट करते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं। जाहिर है रशिया का प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया और जब वो बैठे थे पुतिन के साथ, उसी वक्त जो है वो रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा था। अभी आज के खिताब में वज़ीर साहब ने कहा है कि भाई मैंने बहुत अहम दौरे किए हैं, चीन का भी दौरा किया, रूस का भी दौरा किया, हम हमेशा आज़ाद खारजा पॉलिसी की हिमायत करते हैं, यानी आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए हमारी। उन्होंने ये कहा है, इंप्रेशन दिया है कि भाई हम किसी ब्लॉक के साथ नहीं हैं। तो बुखारी साहब आप बताएं, आपके भी ख्याल में इन ऑप्टिक्स के बावजूद भी कि हम पुतिन के साथ खड़े थे जब वो अटैक कर रहा था यूक्रेन पर, ये इतना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी सिंपल तो नहीं है ना, या है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ब्लॉक में चले गए, या नहीं अभी भी हम एक तशक्कुल? देखिए एक मार्जिन तो इसमें यह है कि ये दौरे जो हैं अचानक से तय नहीं हुए, बहुत पहले से तय होते हैं। इस लिहाज से इस दौरे को इस सिनारियो में नहीं देखा जा सकता कि वो वहाँ रूस की हमायत करने गए थे या रूस ने जो हमला किया है इसके ऊपर पाकिस्तान उसके साथ है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव बात यह है जो वो बार बार ये कहते हैं कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। 70 साल से हम तफैलिए बने रहे जनाब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। एक वक्त तक हमें ये इतराज़ रहा कि अब तक जो बाइडेन ने टेलीफोन क्यों नहीं किया, उसके लिए सफारती कोशिशें भी हुई, वो नहीं करके दिया उन्होंने, चाहे वो मोइज़ यूसुफ साहब गए वहाँ या जो भी हुआ। तो अगर इस वक्त आप चाहते हैं कि IMF आपका साथ दे, आप चाहते हैं FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, आप चाहते हैं कि वो जो वर्ल्ड बैंक है वो आपके सपोर्ट जारी रखे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कह के अपनी जान छुड़ा सकते हैं कि जनाब हम तो न्यूट्रल रहेंगे, हम तो किसी के साथ नहीं है, किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे। और यहाँ एक आखिरी बात जुमला अर्ज कर दूँ, वो ये कि हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट में, रूलिंग एलीट में और अपोजिशन में भी इस हवाले से बहुत कंट्राडिक्शंस हैं। ओके क्लास साहब, ये सवाल आपसे भी, यानी आज आपका प्राइम मिनिस्टर कौम से खिताब में कोट अनकोट बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि अमेरिका के साथ
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा लेना गलती थी। ये एक गलत फैसला था। रशिया से आए आपके प्राइम मिनिस्टर इसी हफ्ते और आज अपनी कौम से खिताब में वो ये कह रहे हैं कि वो गलत फैसला था। तो यानी कि जाहिर है वो, यानी एक आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कह रहा है कि कोई गलत पॉलिसी थी, लेकिन वो ये भी कह रहा है साथ में कि भाई हम, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका मुखालिफ कैंप में जाके खड़े हो गए। यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? हमने अमेरिका के ब्लॉक में जाके भी क्या हमें ऐसे कोई फायदे हो गए, बल्कि उल्टा हम पे शक भी करता रहा, ड्रोन भी मारता रहा, डबल गेम के इल्जाम भी लगाता रहा, सारा कुछ होता रहा। ये सही पॉलिसी के ख्याल में? यार वसीम, बड़ा आपने खूबसूरत सवाल किया है। अब टाइम नहीं है इस पर लंबी बात करते। आप अपने किसी रिसर्चर से कहें या मैं आपको भेज दूंगा ढूंढ कर वो वीडियो क्लिप जिसमें खान साहब जो हैं एक शायद इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए जनरल मुशर्रफ की 9/11 के बाद अमेरिका ज्वाइन करने की पॉलिसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये क्लिप है उनका, आप देख लें। मैं ये तो आप और मैं तो बात नहीं कह रहे। इमरान खान साहब 9/11 हुआ था 2011 में, उसके बाद 2002 में यहाँ पे प्रेसिडेंशियल वो रेफरेंडम हुआ था, आपको याद, साथ दिया उन्होंने, बड़ा खुल के साथ जनरल मुशर्रफ साहब ने करवाया था। इमरान खान साहब ने 9/11 पे भी उस वक्त की पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट की थी कि बिल्कुल ठीक फैसला किया, इन हालात में ये कुछ हो सकता था। उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम में भी उनको सपोर्ट दी थी, बिल्कुल ये नाब के इस जनरल मुशर्रफ साहब जो है मसीहा हैं, इन्हीं के साथ ही काम हो सकता है। उन्हीं को शौकत खानम हॉस्पिटल में वो लेकर गए, मेहमान खसूसी बनाया। उन्होंने तो 2002 के इलेक्शन के बाद उनको अचानक महसूस हुआ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं, जब उन्होंने आगे चौधरी शुजात को आगे कर दिया और इमरान खान साहब ने कंपनी को पीछे कर दिया, भी आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, उनके साथ जो अलायंस करें। सो इमरान खान साहब किस बात पे मुझे समझ नहीं आ रही एतबार करूं, जब वो उस वक्त मुशर्रफ की या पॉलिसीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे, उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े थे कि वाह वाह जी बिल्कुल ठीक है, या अब आफ्टर मतलब 20 ईयर वो ये कह रहे हैं कि ना आपके खारजा पॉलिसी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं थी। आप मुझे बताएं, आपने इंडिया से लड़ना भी है, आपको असला भी चाहिए, वेपन भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, डॉलर भी चाहिए, ट्रेड भी चाहिए, आपको क्लाउड भी चाहिए, तो उसके बावजूद और आपने इंडिपेंडेंट भी रहना, ये कैसे मुमकिन हो सकते हैं चीज़ें? आपने सारी के सारे दूसरा अमेरिका के साथ जो खड़े थे, मुफ्त में खड़े थे, $1.5 अरब हम उनसे हर साल रहे थे उस कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे। हम पैसे भी लेते हैं, हम असला भी लेते हैं, फेवर्स भी लेते हैं और आखिर में डट भी जाते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए। भाई कैसे मुमकिन है? वो पल्ले नहीं दे रहा तो कर दी फिर मेला मेला। ये रंगबाजी पाकिस्तान में ही मुमकिन है कि ना पैसे भी हम ले लेते हैं। अमेरिकन से बात करें तो वो पता क्या कहते हैं, उन्होंने $32 अरब हमने दिए थे 9/11 के बाद, आप लोगों को खर्चे, आप लोगों का पेट भरने के लिए। $32 अरब किसने लिए थे? आप और मैंने तो नहीं लिए थे, पाकिस्तान की इसी अशराफिया ने लिए थे। किधर गए हैं वो सारे? वो टोटल अब तक अमेरिकन का हिसाब किताब में देख रहा था, पढ़ रहा था रिपोर्ट, वो कहते 83 या $84 बिलियन की उन्होंने एड दी है पाकिस्तान को, लीव अलोन, कर्जा नहीं, एड। मतलब हम उनसे पैसे भी खाते हैं, माल भी लेते हैं, असला भी लेते हैं, वेपन्स लेते हैं, फेवर्स भी लेते हैं और आखिर पे हम डट भी जाते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए। दुनिया भर में कोई फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होती। आप अपने मफादात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं, जहाँ पे आपको फ़ायदा नजर आता है उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। सो ये कह देना हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद आज होगी क्योंकि मैं रशिया से हो आया हूँ, मैं फलां से हो आया हूँ तो उसके बाद आज़ाद होगी, ऐसे नहीं होता मेरा ख्याल है। ये हमारी एक तरह की फैंसी एक वर्डिंग है लोगों को खुश करने के लिए, मुझे आपको लोगों को कहानी डालने के लिए, अमेरिका के खिलाफ डट जाने का बड़ा पुनः रोमांस है। भुट्टो साहब भी खड़े हुए थे, अमेरिका के सामने फांसी लगे थे, उस एस्टेब्लिशमेंट ने फांसी दी। नवाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी कहा था एटम बम जो है ना वो मैं जब फोड़ूंगा, उन्होंने बिल क्लिंटन की बात नहीं मानी थी, उसी को भी उन्होंने जेल में डाला, आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट ने डाला, मुशर्रफ ने डाला। सो ये जो लोगों को बांस पे चढ़ा दिया जाता है ना अमेरिका के खिलाफ करके जनाब कि हम उनके खिलाफ डट गया हूँ, मैं डट के, भुट्टो साहब भी डटे थे, नवाज शरीफ साहब भी डटे थे, इमरान खान साहब भी उसमें डट गए हैं। अल्लाह खैर करे, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। लेट्स सी, यानी बढ़िया बहस तलब मौजू है, इस पर अलग से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फाद हुसैन साहब, रऊफ क्लासरा साहब और सलीम बुखारी साहब, सर तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद आज ज़ाहिर अभी भी जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तब बहुत पुरनूर साथ हैं। शब 27 रजब, शब मिराजुन्नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशरियात आप अभी भी एयरवा डिजिटल पे इस वक्त बराह रास्त जारी होगी। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हम आपको ज़रा अपनी साबका नशरियात में से, जब जुनैद जमशेद साहब भी हमारे साथ होते थे, ज़रा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उसके कुछ क्लिप्स दिखाते हैं ताकि ज़रा आज की शब के हवाले से तस्करा भी हो जाए और हम कुछ नशरियात का भी जो हमने जुनैद भाई के साथ की उसका एक झलक आपको दिखाते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, ए नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफाअत की अमा, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू
सफावत की अमा ऐ रहमतुल लिल आलमीन। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।